हेलो यार, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, एसी सर्किट में हम आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे थे। इसका हम इंडक्टेंस निकाल चुके थे, जिसका फॉर्मूला आया था अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्केयर। ओके, और हम यहाँ से फेज डिफरेंस भी निकाल चुके थे कि जब तीनों के तीनों सर्किट में लगे हो, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी और आपके पास रजिस्टर भी, तो कितना का फेज डिफरेंस बनता है। ये सब कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में, इसी चैप्टर में। और आज का टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, पहला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, इंडक्टर हम जानते हैं कि इस कोइल को इंडक्टर बोलते हैं। और इंडक्टर में जब भी कोई करंट चेंज होगा तो इसके अंदर क्या जाता है, करंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है आपके पास इस तरीके से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इसके अंदर। तो जैसे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ओके, अब देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी। उससे पहले देखो, इंडक्टर की प्रॉपर्टी एक बार जल्दी से याद करो। हमने क्या पढ़ी थी, इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, जो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या होती है कि इंडक्टर के अंदर जैसे ही आप किसी करंट को चेंज करते हो, इसके अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, याद है। ठीक है, तो वो ईएमएफ इंड्यूस करता क्या है, चेंज को अपोज करना स्टार्ट कर देता है। किसके चेंज को, करंट के चेंज को। अगर करंट आपके पास इंक्रीज करने लग रहा हो तो ये उसको स्लो कर देता है, उसको चेंज नहीं होने देता, एकदम से बनने नहीं देता। और करंट अगर डिक्रीज करने लग रहा है तो ये ना ही उसको डिक्रीज करने देता है। तो ना ही इंक्रीज करने देता है एकदम से, ना ही डिक्रीज करने देता है, तो मतलब कि चेंज को अपोज कर रहा है। तो जैसे कि हमारे पास मैकेनिक्स में एक प्रॉपर्टी होती थी जिसको बोलते थे इनर्शिया। ठीक है, राइट है। मैकेनिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। इवन 9th क्लास में भी हमने पढ़ रखी है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या बोलता है कि एक बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ठीक है, इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है मास पे डिपेंड करता था। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था, मास पे। जितना ज्यादा मास है उसकी स्टेट चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे कि एक ट्रक खड़ा है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास कार है। एक ट्रक है और एक कार है, तो किसका इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, तो आप बोलेंगे कि ट्रक का इंजन ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक का मास ज्यादा है तो जब ये रेस्ट से मोशन में लाना है तो हमको ज्यादा ताकत जरूरत है, क्योंकि इसकी मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये स्टेट चेंज करना चाहेगा तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, इसलिए ट्रक का इंजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, उसकी चेंज की अपोज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इस इनर्शिया जैसा काम ही, चेंज को अपोज करने का काम ही किसका है, इंडक्टर का। ठीक है, तो इंडक्टर का जो ये इंडक्टेंस होता है इसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। वो इनर्शिया मैकेनिकल इनर्शिया था, ये इनर्शिया कौन सा है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब जो ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है ये क्या है, ये भी करंट, ये करंट के चेंज को अपोज करता है आपके पास। ठीक है, जितना ज्यादा इंडक्टेंस, जैसे उधर जितना ज्यादा मास था उतना ही ज्यादा इनर्शिया है, यहाँ पर जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होगा, उतना ही करंट के चेंज को अपोज करेगा, ना इंक्रीज करने देगा ना डिक्रीज करने देगा इतना इजिली। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता था उसका फॉर्मूला ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेंज लॉ से हमने किया था, राइट। तो हमको ना एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन का कोई हमको पंगा नहीं लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैं जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस साइन तो डायरेक्शन दिखाता था ना, ये माइनस साइन क्या दिखाता था कि जो ईएमएफ इस तरीके से आएगा कि वो इस करंट के चेंज को अपोज कर सके, राइट। माइनस साइन का मतलब ये था। तो हमको तो डायरेक्शन के इससे मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे तो एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, वो कैसी भी स्टोर हो, डायरेक्शन उसकी कुछ होती नहीं है आपके पास। तो मैं जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ कि ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। मैं इसका क्या ले रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एक माइनस साइन हो जाता है। ठीक है, ओके। अब मान लो हमारे पास ये एक इंडक्टर है, हमने इससे कोई एसी सर्किट से कनेक्ट किया, इसकी वजह से इसमें किसी इंस्टेंट पर मान लो आई करंट बन गया। ये किसी इंस्टेंट पे है, ऐसा नहीं कि ये इधर है, किसी टी टाइम पे है, मान लो कोई आई करंट इधर बन गया हमारे पास। तो इसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, इतना। ठीक है, तो ईएमएफ पता है मेरे को और करंट पता है, तो ईएमएफ और करंट में हम एक रिलेशन जानते हैं पावर की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं अगर इस पर एक बार इसको क्लियर करता हूँ और फिर से बनाता हूँ, तो हम जानते हैं कि जो पावर एसोसिएटेड होती है या पावर डेसिपेशन होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ओके, तो यहाँ से देखिए पावर इज इक्वल टू, वोल्टेज को हम ईएमएफ बोल रहे हैं, करंट को हम आई बोल रहे हैं। तो पावर का एक और फॉर्मूला करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा नेट वर्क डन, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। ईएमएफ की वैल्यू अभी भी आपको बताई थी कि इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी के बराबर।
और क्या बच गया, ईएमएफ की वैल्यू रखने के बाद आई इंटू में dt। ओके, dt से dt हमारे पास कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू एल इंटू आई इंटू में डी आई। ओके, तो यहां से देखिए कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। आप चाहो तो इसकी लिमिट रख सकते हो कि जीरो से कोई करंट आई बनाने के लिए इंडक्टर में कितना वर्क डन होगा। जीरो से करंट को आप आई तक इंक्रीज करना चाह रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा एसी सर्किट को, ताकि वो आई करंट मेंटेन करवा सके। तो देखिए जो कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, अंदर बचता है जीरो से आई, आई डी आई। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको बताया है कि इसके पावर में एक ऐड हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। तो आई की पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू जीरो टू आई हमारे पास लिमिट होगी। अब क्या करते हैं, हमारे पास टू तो बाहर आ गया, एल बाई टू बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस आई की जगह ये अपर लिमिट रखी, मतलब कि आई का स्क्वायर माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट रखी जैसे जीरो, तो वर्क डन आ गया हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, ये हमको याद रखना है। तो ये था हमारे पास टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये यहाँ पर इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि अगला टॉपिक जो है इससे रिलेटेड है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास ये है एल सी ओसिलेटर या एल सी ओसिलेशंस। और ध्यान देना जो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है या यूनिट है, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसमें भी ये आएगा। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो बात करते हैं एलसी ओसिलेशंस की, ये क्या होते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। एल का मतलब इंडक्टर से है हमारे पास, इंडक्टेंस से। सी का मतलब हमारे पास यहाँ पर किससे है, कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक एलसी सर्किट है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, इस तरीके से एक कैपेसिटर ले लिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच को ऐसे दिखा देता हूँ, सपोज करो। और इसके साथ एक इंडक्टर भी जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ गया। और जो ये यहाँ से इधर एक बैटरी लगा दी हमने। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर भी एक स्विच है, ऐसा लगा के चलो, इस तरीके से एक सर्किट है। ठीक है, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ये है हमारे पास सी के बराबर। मान लेते हैं, देखिए हमने ये वाला स्विच जो है क्लोज कर दिया, मतलब कि अब देखिए यहाँ इस वाले में तो करंट नहीं जा सकता क्योंकि ये तो स्विच ओपन है। तो जितना भी चार्जेज मूव करेगा सब इस सर्किट में मूव करने वाला है। तो अब होगा कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, देखिए जो करंट, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, मेटल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसको एक देना पड़ेगा क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से अगर ये चलता रहा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हमने कैपेसिटर को कर लिया चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाए, जब इसमें ये करंट फ्लो करना बंद हो जाए, जो कि नैनो सेकंड्स में ही हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्विच को कर देंगे ऑफ। ठीक है, इस स्विच को ऑफ करने के बाद अब करेंगे इस वाले स्विच को ऑन। और ऑन करने के बाद एलसी ओसिलेशन क्या होगी ये चीज फिर हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट ऑन करने के बाद मैं इस नीचे वाले सर्किट को हटा ही लेता हूँ क्योंकि तो कट कर दिया हमने, ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए सर्किट क्या बनेगा। सर्किट में इस तरीके से हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक इंडक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर हो गया। शुरुआत में जब हमने यहाँ पर स्विच ऑन नहीं किया, ठीक है, एक बार मैं दोबारा इसको बना देता हूँ ताकि मैं स्विच भी यहाँ पर दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्विच था इस तरीके से। जब हमने स्विच ऑन नहीं किया तो क्या कंडीशन थी, जो कैपेसिटर है हमारे पास वो हमारे पास ऐसा फुली चार्ज है। इस पे मैं 3 प्लस चार्ज दिखा रहा हूँ, 3 माइनस चार्ज दिखा रहा हूँ, जस्ट टू रिप्रेजेंट, ऐसा नहीं यहाँ पे बहुत सारे चार्ज होंगे। ओके, तो कैपेसिटर इस टाइम पे अगर मैं यहाँ पर साथ साथ कंडीशन भी दिखाऊं, तो कैपेसिटर की जो इनिशियल टी इक्वल टू जीरो पर बात हो रही है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की कंडीशन है। कैपेसिटर पर चार्ज की बात करें तो ये कैसा चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है। कैपेसिटर फुली चार्ज है। ठीक है, कैपेसिटर की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर में फुल एनर्जी स्टोर है, ये भी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि सारी एनर्जी कैपेसिटर में ही है जिसका फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ओके, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल इस टाइम पे मैक्सिमम था, तो इसकी जो एनर्जी स्टोर है ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पर इंडक्टर की बात करूं, इंडक्टर, तो इंडक्टर में इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, कोई करंट नहीं गया है, तो इंडक्टर में एनर्जी जो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो अगर करंट ही नहीं है तो उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, जीरो। तो इंडक्टर में इस टाइम पर कोई भी एनर्जी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, क्योंकि सर्किट में कोई करंट ही नहीं है। तो इस टाइम पे ये कंडीशन थी कि चार्ज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो और करंट जीरो। ये बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल केस मैंने इसमें बनाया।
ऑलराइट, ये समझ में आया। मैं इधर वाली जो ड्राइंग है ये आपके पास रब कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे डायग्राम बनने वाले हैं, तो इसको आप उतार लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एलसी ऑसिलेशन को भी मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे डायग्राम हमारे पास बनने वाले हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेप। जब मैं इस सर्किट को इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, कुछ चार्जेस फ्लो करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज किया तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, पहले 3 पॉजिटिव थे, इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि इनको रास्ता मिल गया अब, क्योंकि स्विच क्लोज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर भागेंगे पॉजिटिव की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट जो है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, करंट विल स्टार्ट ग्रोइंग, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, राइट। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटर पर जो चार्ज है ये क्या करेगा, डिक्रीज करना लगेगा, ठीक है। कैपेसिटर पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। करंट इंक्रीज करने लग गया, चार्ज डिक्रीज करने लगा। अभी मैं फाइनली बताऊंगा इन सबको जब कंपेयर करूंगा। अच्छा, कैपेसिटर का अगर चार्ज यहाँ से चला गया तो इसका जो पोटेंशियल है ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है ये क्या करेगी, डिक्रीज, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी भी क्या करेगी हमारे पास यहाँ पर, डिक्रीज। क्योंकि सर्किट में कुछ करंट बनने लग गया तो इंडक्टर क्या करेगा, उस करंट के ग्रो को अपोज करेगा, ठीक है। इंडक्टर करंट को एकदम से नहीं बढ़ने देगा, इंडक्टर क्या करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। इंडक्टर विल अपोज दिस चेंज, इंडक्टर विल अपोज द चेंज इन करंट, अपोज द चेंज इन करंट, उसको ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं ग्रो करने देगा, ग्रो तो होगा खैर, जल्दी ग्रो नहीं करने देगा। तो ऐसा ये कैसे कर सकता है, ये इसके अंदर ये ऐसा कैसे करेगा, तो ये हम जानते हैं कि ये इस तरीके से करेगा आपके पास कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा करंट की वजह से, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी, वो एनर्जी इसके अंदर, एनर्जी इन द इंडक्टर हाफ एल आई स्केयर जो होती है करंट बढ़ने की वजह से ये इंक्रीज करनी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लगी, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होने लगी। ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल की कैपेसिटर की एनर्जी घटने लगी, इंडक्टर की बढ़ने लगी। तो मैं यहाँ पर एक चार्ज कम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए चार्जेस जो है कम कर दिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस, पहले 3 दिखा रखे थे अब 2 दिखा रखे। अब क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करते हुए जो कैपेसिटर है इसका चार्ज धीरे धीरे आपके पास फ्लो करता जाएगा, सर्किट में करंट इंक्रीज करता जाएगा, कैपेसिटर का चार्ज घटता चला जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी घटती चली जाएगी और वो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मैं वो वाला केस दिखा रहा हूँ, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब जो है ये कैपेसिटर है जो ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, ओके। जब ये फुली डिस्चार्ज होगा तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें होगी समझना। अब मैं इस पे कोई चार्ज नहीं दिखा रहा हूँ, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, ये जो मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ ये कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज है, कैसा हो गया, 0 इस टाइम पे। क्योंकि सारा चार्ज अब सर्किट में फ्लो कर रहा है तो करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। अब देखना ओसिलेशन दिखाऊंगा मैं आपको, जब चार्ज मैक्सिमम था उस टाइम पे करंट 0 है, अब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज 0 हो गया, समझे बात को। चार्ज 0, चार्ज मैक्सिमम था तो करंट 0, ये इनिशियल कंडीशन थी। अब क्या हो गया, करंट 0 हो गया है, करंट मैक्सिमम हो गया, चार्ज 0, ठीक है, ये हो गया। एनर्जी देखो, एनर्जी कैपेसिटर पे तो सारा चार्ज चला गया तो कैपेसिटर पे तो एनर्जी नहीं बची, कैपेसिटर की एनर्जी 0। इंडक्टर में क्योंकि मैक्सिमम करंट और इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्केयर होता है तो आई मैक्सिमम, तो इंडक्टर की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इंडक्टर की एनर्जी लिख लेते हैं, इंडक्टर की एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंडक्टर ये क्या होगी, मैक्सिमम। ये भी देखिए शुरुआत में कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम थी, इंडक्टर की 0 थी, अब क्या हो गया, कैपेसिटर की एनर्जी 0 हो गई है, इंडक्टर की मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओसिलेट कर रहे हैं। अभी आगे समझ रहे, आगे समझ रहे आपके पास, क्योंकि अब जैसे ही इस पे से चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज खत्म हो गया तो चार्ज बचा ही नहीं, तो करंट 0 होने लग जाएगा। क्योंकि एक बार मैक्सिमम जाके जब सारा चार्ज इस प्लेट पे पहुंच जाएगा इस वाली पे, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास करंट जो है डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नाउ क्या होगा, करंट जो है विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, करंट जो है हमारे पास डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पर इंडक्टर आ जाएगा, इंडक्टर क्या बोलेगा, मेरी तो प्रॉपर्टी है चेंज को अपोज करने की, इंडक्टर क्या बोलेगा, इंडक्टर विल अपोज द चेंज, विल अपोज द चेंज। इंडक्टर अगर अपोज करेगा चेंज को तो इसका मतलब वो करंट को फॉल नहीं करने देगा। करंट को फॉल करने से वो बचा कैसे सकता है, करंट किस तरफ था, करंट इस डायरेक्शन में था, इस करंट को फॉल करने से बचाने का एक ही तरीका है कि आप करंट दो भाई, जितना करंट डिक्रीज हो रहा है उतना करंट इंडक्टर को देना पड़ेगा। तो ये मैं लाल कलर से इंडक्टर का करंट दिखा रहा हूँ, इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट को सपोर्ट करने के लिए खुद करंट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब करंट कोई ऐसा हलवा थोड़ी है जो कैसे ही बन जाएगा, ठीक है। करंट को करंट जो बनेगा तो कोई ना कोई एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही होगी। इंडक्टर के पास कौन सी एनर्जी आई करंट बनाने के लिए, इंडक्टर के पास थी मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी अब फॉल करने लगेगी और वो एनर्जी यहाँ पे करंट की फॉर्म में दिख रही होगी,
ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट अगर स्लाइड आपको दिखाऊं, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, इंडक्टर जो है करंट को चेंज को अपोज करेगा। ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा, ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी जो है इसको खर्च करेगा, ठीक है, अपनी मैग्नेटिक एनर्जी स्पेंड करेगा और अपनी मैग्नेटिक एनर्जी से करंट बनाएगा, ठीक है, सर्किट में करंट देगा किसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, क्योंकि उसको फॉल नहीं होने देना है। वो चेंज को अपोज करता है, तो अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा, बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा। तो ये कम हो रहा था इसलिए ये खुद एक करंट उस डायरेक्शन में दे देता है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी हम इजीली अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, कैपेसिटर की प्लेट न्यूट्रल हो चुकी थी। अब एक बात समझना, ये कैपेसिटर की प्लेट मैं फिर से बना रहा हूँ, ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास इंडक्टर है। अब क्या होगा, सर्किट में करंट किधर बनना है, इस डायरेक्शन में। करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेटल की प्लेट है, अगर करंट इस डायरेक्शन में बनना है तो डेफिनेटली यहां से इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले, मेटल पे कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इसके अंदर से निकल के आ रहे हम, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले और इस करंट से उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगे होंगे इंडक्टर की वजह से। ये इंडक्टर ने फोर्स किया इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए, अदरवाइज तो न्यूट्रल हो चुका था, ठीक है। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे। अब ध्यान देना, इस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गया है तो नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या हुआ, कैपेसिटर उल्टा चार्ज होने लग गया, इसकी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लग गया, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आने लग गया। तो अब क्या हुआ, अब मैं फिर से सिचुएशन दिखाता हूँ। यहाँ पर चार्ज जीरो होकर करंट मैक्सिमम हो चुका था। अब क्या हुआ, आपके पास जो चार्ज है फिर से इंक्रीज करने लग गया, चार्ज फिर से क्या करने लग गया है, इंक्रीज। पर कौन सी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। करंट, करंट की क्या बात करें, करंट आपके पास मैक्सिमम हो गया था, अब ये घट रहा था, तो ये धीरे धीरे घटेगा, ठीक है, धीरे धीरे घटेगा। तो आपके पास जो करंट है, करंट की एक बार डायरेक्शन देखिए आपके पास, पहले करंट की डायरेक्शन किधर थी, वही थी ना आपके पास, करंट की डायरेक्शन अभी तक तो वही है, ठीक है। तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्ज उल्टी डायरेक्शन में जाने लग गया है। करंट मैक्सिमम जाके अब डिक्रीज होने लग गया है, क्योंकि ये चेंज को, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी लगातार खर्च होगी ना भाई, ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी के बलबूते इस करंट को मेंटेन करा रहा था, तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी घट रही होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी फिर से क्या करने लगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज के आने की वजह से क्या होने लगी, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से क्या होने लगी, इंक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से बढ़ने लगी, मैग्नेटिक एनर्जी घटने लगी। मैग्नेटिक एनर्जी क्यों घट रही है, क्योंकि ये इंडक्टर करंट को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब तक चलाएगा ये, जब तक इसके पास एनर्जी स्टोर थी तब तक तो चला पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडक्टर अपनी एनर्जी सारी की सारी स्पेंड कर देगा। इंडक्टर की एनर्जी स्पेंड हो जाएगी तो अब क्या होगा, देखिए, कैपेसिटर जितना चार्ज होना था वो हो चुका होगा, इसकी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा वापस से उतना ही, जितना, अगर मैं एनर्जी को ऐसा ना मानूं कि हीट की फॉर्म में लूज हुई है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज पहले था दूसरी प्लेट पे उतना पॉजिटिव इधर आ जाएगा और उतना ही नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटर फुल चार्ज, ये हो गया इंडक्टर बिल्कुल डिस्चार्ज। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी फिर से जीरो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी जीरो, चार्ज फिर से मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ये सब। अब करंट फिर से जीरो, क्योंकि करंट ही नहीं बचा सर्किट में, कैपेसिटर फुल चार्ज है, कोई चार्ज सर्किट में नहीं बह रहा है, ठीक है। करंट फिर से जीरो हो गया उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ही इसका जो करंट मेंटेन करना खत्म होगा, वापस से फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो देखना करंट उलट गया, करंट पहले से उल्टा हो गया, पहले इस डायरेक्शन में था यहाँ इस तरीके से, अब करंट ऐसा हो गया है, ठीक है। तो करंट उलट गया, फिर से करंट फिर से सर्किट में बहना स्टार्ट होगा, करंट फिर से सर्किट में बहना स्टार्ट होगा, तो फिर से यही सब प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। एक एक और साइकिल में अगर दिखा देता हूँ कि इस पर चार्ज कम होगा, देखो मैं अब दो दिखा रहा हूँ बस, इस पे हम फिर से चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो करंट इस डायरेक्शन में बनेगा, करंट इस डायरेक्शन में बनेगा तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा, इंडक्टर में फिर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर से आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी घटेगी, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। चार्ज आपके पास घटेगा, करंट सर्किट में बढ़ेगा, ठीक है। और आपके पास इस तरीके से फिर से ये चलेगा। इसके बाद फिर से यही सब साइकिल रिपीट होने लगेगी। इसके बाद ये साइकिल आ जाएगी कि जो कैपेसिटर है धीरे धीरे फिर से डिक्रीज हो जाएगा, इसका चार्ज आपके पास फिर से जीरो हो जाएगा, करंट सर्किट में फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद करंट जो है फॉल करना स्टार्ट करेगा, करंट फॉल करेगा तो इंडक्टर इसको फिर से एनर्जी देगा, इंडक्टर एनर्जी स्पेंड करेगा तो ये फिर से कैपेसिटर में करंट मेंटेन करने के लिए अपनी मैग्नेटिक एनर्जी खर्च करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी फिर से घटने लग जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से बढ़ने लग जाएगी, कैपेसिटर फिर उल्टा चार्ज होने लग जाएगा और ये बिल्कुल फिर से पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, ये वाली, और फिर यही सब साइकिल आपके पास रिपीट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये 8 डायग्राम बनाने होते हैं इसमें, इसको फुल समझाने के लिए, ठीक है। लास्ट वाले में अब मैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा होगा, ठीक है।
अब मैं इस सारे को एक बार रब कर रहा हूँ, आप उतार लेना। अब मैं इसको आपको रब करने के बाद इसको एनालाइज करा रहा हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो था हमारे पास, देखो एक बार फिर से देख लो, जो करंट है, चार्ज को एक बार समझो, चार्ज मैक्सिमम, ठीक है, फिर चार्ज डिक्रीज, फिर चार्ज जीरो, समझ गए, फिर चार्ज उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीज, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर आपके पास फिर घटा, फिर जीरो, फिर सीधी डायरेक्शन में मैक्सिमम। ठीक है, और ऐसा ही आपके पास करंट का इससे उल्टा हो रहा है, जब चार्ज मैक्सिमम था उस टाइम पे करंट जीरो था। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे आपके पास चार्ज की वेरिएशन चल रही है। तो देखिए चार्ज जो है कैसे वेरी कर रहा है, समझिए। ये मैंने बनाया चार्ज, इस एक्सिस पे लिया, यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो चार्ज है, जब टाइम जीरो था तो उस टाइम पे चार्ज था मैक्सिमम, जब आपके पास टाइम बढ़ा तो चार्ज घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और एक टाइम आ गया था चार्ज जीरो हो गया था। ठीक है, उसके बाद चार्ज जो था उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो, फिर सीधी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो गया। तो फिर से बना रहे हम ये इस तरीके से। हमने क्या देखा कि जो चार्ज है ये पहले मैक्सिमम था, फिर मैक्सिमम से जीरो हुआ, फिर जीरो से आपके पास उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, फिर बढ़ा, फिर जीरो हुआ, फिर सीधी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो चार्ज जो है इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ में आपको करंट की वेरिएशंस दिखा रहा हूँ। करंट इससे उल्टा कर रहा था, जब चार्ज मैक्सिमम था करंट जीरो था, जब चार्ज जीरो हुआ करंट मैक्सिमम हो गया। ध्यान देना, याद है ना पीछे बनाया था हमने, जब चार्ज जीरो हुआ करंट मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, जब चार्ज जीरो है करंट मैक्सिमम हो गया, जब फिर से चार्ज उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ करंट तब जीरो हो गया यहाँ पर। फिर आपके पास चार्ज वापस जीरो हुआ तो करंट उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, जब चार्ज फिर से मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो गया, फिर ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये जीरो हो गया, फिर ये मैक्सिमम हो गया। इस तरीके से आपके पास करंट जो था टाइम के साथ वेरी कर रहा था। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें अगर, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बिल्कुल चार्ज की तरह बिहेव कर रही है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी ग्राफ बना सकते हैं। और इसको मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल करंट की तरह बिहेव कर रही थी, तो इसको आप मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ भी बता सकते हैं टाइम के साथ। तो इस तरीके से हमने देखी कि जो वेरिएशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, और ये अच्छा ये क्या होता है, कभी मैक्सिमम कभी जीरो। देखना एक बार, एक पॉइंट है आपके पास, एक पेंडुलम है सपोज करो, पेंडुलम ये मीन पोजीशन, यहाँ से एक बार इधर गया, फिर इधर गया, तो आपको पता है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इस तरीके से एनर्जी जैसे ओसिलेट करती है, ये एनर्जी क्या है, ओसिलेट कर रही है, ओसिलेटरी मोशन होता है ना पेंडुलम का। तो इनको हम बोल सकते हैं ना कि उसी तरीके से चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये सब भी क्या कर रहे हैं, एलसी ओसिलेटर में ओसिलेट कर रहे हैं। एलसी सर्किट में, मेन रिजल्ट बता रहा हूँ, एलसी सर्किट में चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे होते हैं, ओसिलेट, मैक्सिमम से मिनिमम, फिर जीरो। ठीक है, मैक्सिमम से जीरो, फिर मिनिमम, फिर आपके पास फिर मैक्सिमम, इस तरीके से बार बार में ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे एसी सर्किट चेंज कर रहा होता था। इसलिए इस सर्किट को एलसी ओसिलेटर बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये सब चीजें ओसिलेट कर रही होती है। ठीक है, चार्ज ओसिलेट कर रहा होता है, मेन बात ये है, चार्ज ओसिलेट कर रहा है, उसकी वजह से करंट ओसिलेट कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी ओसिलेट कर रही है इनकी वजह से। ओके, ये आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स बनने वाले हैं। ठीक है, अब इसी में देखिए आपके पास थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं हम इसको मैथमेटिकली। ये तो हमने फिजिक्स से समझ लिया कि कैसे क्या हो रहा है, अब मैं इसको मैथमेटिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इक्वेशंस की फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि ये कैसे ओसिलेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ये इंडक्टर था एल, और ये हमारे पास कैपेसिटर था सी। सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बन रहा था इन्हीं की वजह से तो बन रहा था आपके पास। तो मैं बोल सकता हूँ किरचॉफ्स, अगर मैं सेकंड लॉ लगाऊं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ लगाऊं, तो किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ क्या बोलता है कि आपके पास जो एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज का सम आपके पास जीरो होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इन सब का सम आपके पास जीरो होगा। कैपेसिटर की वोल्टेज Q इक्वल टू CV फॉर्मूला से वोल्टेज बराबर होती है चार्ज अपॉन में C। किसी टाइम टी के बाद बात कर रहा हूँ जब चार्ज मैक्सिमम नहीं था, कुछ खर्च हो चुका था, सर्किट में फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होती है, Q बाय C के बराबर, प्लस इंडक्टर में वोल्टेज क्या होती है, इंडक्टर का ईएमएफ दैट इज माइनस का एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो इंडक्टर का ईएमएफ कितना है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी ये होता है। तो क्लोज सर्किट में वोल्टेज का सम आपके पास जीरो, दिस विल बी इक्वल टू Q बाई सी माइनस का एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो बन गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो
करंट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। पर हम जानते हैं कि सर्किट में जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा था वैसे वैसे कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज कर रहा था, अभी सिखाया था आपको, है ना? जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है चार्ज डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज की रेट बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज करेगा, मतलब इनमें एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो आई इज इक्वल टू माइनस का डी क्यू बाई डी टी आएगा इस रिलेशन की वजह से। ओके, तो मैं ये आई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है? इसमें अगर मैं रखूँ तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी माइनस का एल डी बाई डी टी ऑफ आई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, माइनस का डी क्यू बाई डी टी, आई की वैल्यू रख रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। दिस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है? दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस का एल, दिस विल बी कम आउट टू बी डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू जीरो, राइट? ओके, तो अब यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बनेगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एल इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये बनेगा डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू जीरो। एल कॉमन लूंगा तो यहाँ से तो हट गया, यहाँ पे था नहीं तो इसमें डिवाइड में चला जाएगा। ओके, आप जैसे चाहिए स्टेप को कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास। ये देखिए, जिन लोगों के पास मैथ है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं मैथ में, और जिनके पास मैथ नहीं भी है उन्होंने 11th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ रखा होता है, ठीक है? ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ठीक है? ये क्या बन गया हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इधर कर रहा हूँ और इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्या है। ये हमने वेव चैप्टर में पढ़ी थी। अगर देखो मैं क्या कर दूं, इस इक्वेशन में जो 1/LC है इसको ओमेगा स्केयर रख देता हूँ। ये एसएचएम वाले चैप्टर में, वेव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, 1/LC को ओमेगा स्केयर रख रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस का ओमेगा स्केयर क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन ओसिलेटर की होती है, ठीक है? ओसिलेटरी मोशन की जनरल इक्वेशन ये होती है हमारे पास, ठीक है? जो हमने क्लास 10th में हमारे पास लास्ट चैप्टर होता था ओसिलेशन एंड वेव, वहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी ओसिलेटरी मोशन की। वहां पे एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट की टर्म में बनती थी वो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? फिर हम इसको एक्सेलरेशन बोल देते थे, तो एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्केयर एक्स, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ऐसा होता था वहां पे। ये कंडीशन होती थी एसएचएम की, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उल्टी डायरेक्शन में होती थी, ठीक है? वहां पर ये इक्वेशन होती थी ओसिलेटरी मोशन में। नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट एक स्टेप आपको याद करना है, ये 1/LC को आप ओमेगा स्केयर रख ले, ठीक है? मैं इधर का आपके पास एक बार रब कर देता हूँ और फिर बता रहा हूँ कि 11th क्लास से हम जानते हैं कि ये एक ओसिलेटरी मोशन की इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारे पास, सॉल्यूशन होगा इस टर्म का जिसकी ये इक्वेशन है, क्यू की इक्वेशन है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ गया चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। अगर मैं इस क्यू की वैल्यू आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी में रख देता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू रखी क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, ठीक है? आई विल बी इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट बाहर आ गया, कांस्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, ठीक है? तो टी का जो कोफिशिएंट है वो गुना में आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में क्यू नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी, ठीक है? ये जो है वैल्यू आई नोट के बराबर होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये होगी हमारे पास करंट की इक्वेशन। ओके, ये किसकी इक्वेशन होगी हमारे पास, करंट की इक्वेशन। तो एक बार अगर मैं इसको रब करूं और इन दो इक्वेशंस को आपको अब वो बताऊं, एनालाइज करके बताऊं, तो देखिए ये क्या बनता है हमारे पास, ठीक है? तो देखिए यहाँ से चार्ज जो आया हमारे पास, चार्ज क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। इसका जो ग्राफ होता है कोसाइन फंक्शन का, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको ये ग्राफ बताया था, ये हमारे पास ऊपर से स्टार्ट होता है और इस तरीके से चलता है, ठीक है? ऐसे करंट की क्या इक्वेशन आई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन का ग्राफ भी बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी भी तो आपको मैंने दिखाया था वहां पर, मैंने एलसी ऑसिलेटर से आपको यही इक्वेशन बनाई थी, चार्ज की ऐसी और करंट की ऐसी, तो ये वही चीज आ गई, वही आ गई ना आपके पास। तो इस तरीके से हमने ये मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर दिया कि करंट इस तरीके से ओसिलेट कर रहा होता है, ठीक है? और आपके पास चार्ज इस तरीके से ओसिलेट कर रहा है, ये चार्ज की ओसिलेशन है, ये करंट की ओसिलेशन है। चार्ज मैक्सिमम तो करंट जीरो, करंट जीरो तो चार्ज सॉरी चार्ज जीरो तो करंट मैक्सिमम, ठीक है? चार्ज उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम तो करंट जीरो, ठीक है? चार्ज फिर से जीरो तो करंट मैक्सिमम, ऐसे चल रहा है आपके पास, राइट? तो इस तरीके से एलसी ओसिलेटर सर्किट में करंट और ये दोनों आपके पास ओसिलेट करते हैं, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। इसी चीज में एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक पढ़ने के लिए, दैट इज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है? तो उसके लिए देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको समझते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखिए,
जो ये आया हमारे पास, इसको देखते हैं। ये आया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर आ गया, 1/√LC। ओमेगा जो है हमारे पास, ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, दिस विल बी इक्वल टू 1/√LC। यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC सर्किट आ गई, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई और √LC। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ओसिलेटर सर्किट। ये LC ओसिलेटर सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, इसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो एक एलसी ओसिलेटर सर्किट की अगर उसमें जो ये चार्जेस वगैरह ओसिलेट कर रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी निकाली जाए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार ओसिलेट कर लेता है, तो ये डिपेंड करता है इंडक्टर के इंडक्टेंस और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के रूट के। ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी कि उसके अंदर चार्ज या करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी किस तरीके से ओसिलेट कर रही है, ये वो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी ओसिलेटर। पहले सेमीकंडक्टर चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक ही हुआ करता था हमारे पास, एलसी ओसिलेटर करके। ठीक है, वहां पर ओसिलेटर बनाया जाता था, वहां पर इसको पढ़ाया जाता था टॉपिक को। ओके, तो ये हमारे पास हो गया एलसी ओसिलेटर सर्किट, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट भी था हमारे पास। आगे चलते हैं हमारे पास अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेजोनेंस। ठीक है, क्या है हमारे पास, रेजोनेंस। चलो आज का लेक्चर शायद बड़ा हो गया है, आप इतना बड़ा लेक्चर देखते भी नहीं हो, तो रेजोनेंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रेजोनेंस को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा एक टॉपिक और रह गया है हमारे पास, पावर पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट। ठीक है, आरएलसी या डिफरेंट टाइप के जो सर्किट है उनके साथ कितनी पावर एसोसिएट होती है, ये भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट कर ले। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे पास लास्ट लेक्चर होगा। आपको कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में